चैप्टर्स 841, 842, 843, 844। चैप्टर स्टार्ट। चैप्टर 841। फैंग युआन की खुल्लम खुल्ला चुनौती। जैसे फायरस्मिथ ड्रैगन चीफ के मन की आवाज़ सुन ली हो, फैंग युआन ने और भी तेजी से उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। वाह, ये नज़र, यह मूड, ये गुस्सा, ऐसी ही हालत में तुम अपनी पूरी ताकत लगाकर मुझसे लड़ोगे। ऐसे ही दुश्मन से लड़ने में मुझे थोड़ा इंटरेस्ट आता है। याद रखना, अपनी पूरी ताकत लगा देना, वरन तुम मेरी ड्रैगन डॉग की नाक कटवा दोगे। हा हा हा। फैंग युआन ने फायरस्मिथ ड्रैगन चीफ की तरफ इशारा करते हुए बड़े गुरूर से ये बात कही। एक पाल के लिए वहां मौजूद सभी गू मास्टर्स की बोलती बैंड हो गई। ये कुछ ज्यादा हाई एटीट्यूड नहीं हो गया? मेरी ड्रैगन डॉग के लोगों ने गुस्से से अपने दांत पीस लिए। वो लोग खुद बड़े अहम अहम घूमते थे, लेकिन फैंग युआन तो उनसे भी 4 कदम आगे था। फायरस्मिथ ड्रैगन चीफ गुस्से से कांप रहा था। फैंग युआन को ऐसी नजरों से घूर रहा था जैसे इनमें से आग निकल पड़ेगी। बाहर वालों की सोच के बिल्कुल उलट, फैंग युआन ऊपर से तो एकदम बिंदास लग रहा था, पर अंदर ही अंदर वो बहुत चौकन्ना था। बाहर दुनिया में जो इन्फॉर्मेशन है, उससे अलग इस फायरस्मिथ ड्रैगन चीफ की ना कल्टिवेशन असल में रिफाइनमेंट पाथ नहीं बल्कि फायर पथ है। जब वो मेरे ड्रैगन डॉक में था, तब वो एक रिफाइनमेंट पाथ गू मास्टर था। और ये भी सच है कि यूज सेक्ट से निकाल दिया गया था, लेकिन किस्मत से उस किसी फायर पाथ गू इमोर्टल की विरासत मिल गई। जब वो फायर पाथ गू इमोर्टल बैन गया, उसने मेरी ड्रैगन डॉग में वापस आने की कोशिश की। मेरी ड्रैगन डॉग भला एक गू इमोर्टल को कैसे जाने देता? उन्होंने तो यूज पहले ही चुपके से वापस ले लिया था। बस इत्तेफाक से रिफाइनमेंट पाथ कन्वेंशन का टाइम था, और जब उन्होंने देखा कि उसका रिफाइनमेंट पाथ अटेनमेंट ग्रैंड मास्टर लेवल का है, तो उन्होंने फटक से यूज कंपटीशन में डाल दिया ताकि वो टॉप स्पॉट जीत कर सेक्ट के लिए और ज्यादा फायदे ला सके। इस फायरस्मिथ ड्रैगन चीफ का रिफाइनमेंट पाथ अटेनमेंट लेवल मुझसे ऊपर है। मेरी पिछली जिंदगी में इस कन्वेंशन में उसकी 2nd रैंक आई थी। एक रिफाइनमेंट पाथ ग्रैंड मास्टर को हल्के में नहीं लिया जा सकता। खासकर 10वें राउंड के गू रिफाइनमेंट के दौरान उसने वहां मौजूद 3 क्वाजी ग्रैंड मास्टर्स को बुरी तरह से दबा दिया था। ऐसे दुश्मन को पहले ही नीचे गिराना जरूरी है। अगर मैंने ये मौका छोड़ दिया, तो मेरी पिछली जिंदगी की यादों के हिसाब से यूज दबाने का मौका दोबारा शायद ही मिलेगा। फायरस्मिथ ड्रैगन चीफ एक गू इमोर्टल था, लेकिन उसने ये बात जाहिर नहीं की, उल्टा एक मोर्टल होने का नाटक कर रहा था। जाहिर है, वो अपनी गू इमोर्टल कल्टिवेशन दूसरे गू इमोर्टल से नहीं छुपा सकता था, लेकिन उनके जानने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। कोई इस बात को एक्सपोज नहीं करेगा। अपनी मिस्ट्री बनाए रखने से गू इमोर्टल्स को अपना दबदबा कायम रखने में मदद मिलती थी। एक और रीजन था, अगर गलती से वो रिफाइनमेंट पाथ कन्वेंशन में किसी मोर्टल से हार गए, तो ये बहुत बड़ी बेइज्जती होगी। गू इमोर्टल्स मॉर्टल्स से क्यों हारेंगे? असल में रिफाइनमेंट पाथ कन्वेंशन में मॉर्टल्स के गू इमोर्टल्स को हराने के बहुत से केसेस थे। गू रिफाइनमेंट लड़ने या मारने जैसा नहीं था, ये पूरी तरह से टेक्निकल काम था। सबसे बड़ा रीजन ये था कि इमोर्टल गू यूनिक होते हैं और उन्हें सक्सेसफुली रिफाइन करना बेहद मुश्किल होता है। बिना इमोर्टल गू के बेंचमार्क के, गू इमोर्टल्स और मॉर्टल्स के बीच का कंपटीशन मॉर्टल गू रिफाइन करने पर डिपेंड करता था। मॉर्टल गू कोई भी रिफाइन कर सकता था, और इसलिए ये इमोर्टल और मॉर्टल के बीच का गैप ठीक से नहीं दिखा पाता था। इसीलिए आमतौर पर सभी गू इमोर्टल्स रिफाइनमेंट पाथ कन्वेंशन में हिस्सा लेते वक्त अपनी आइडेंटिटी छुपाते थे। स्टार्ट करो, फैंग युआन ने डेमन एक्सपेलिंग सेक्ट के एल्डर से कहा। जल्दी शुरू करो, फायरस्मिथ ड्रैगन चीफ चिल्लाया। वो इस बदतमीज फैंग युआन को कुचलने के लिए बेचैन हो रहा था। डेमन एक्सपेलिंग सेक्ट के एल्डर ने दोनों तरफ से प्रेशर झेलते हुए दांत पीस कर मजबूती से कहा, अभी टाइम नहीं हुआ है, कंपटीशन शुरू नहीं हो सकता। अभी भी 3 सांस का वक्त बाकी है। 3, 2, 1, ठीक है। आइसोलेशन गू फॉर्मेशन एक्टिवेट करो, वेन्यू का एंट्रेंस बैन करो और टास्क जारी करो। रिफाइनमेंट पाथ कन्वेंशन के पिछले 7 राउंड्स में बहुत ज्यादा पार्टिसिपेंट्स होने की वजह से उन्हें पार्टिसिपेंट्स को बारी बारी से टेस्ट देना पड़ता था। ए फ्लैट 8वें राउंड में पार्टिसिपेंट्स की गिनती काफी कम हो गई थी। हर टेस्ट वेन्यू में सिर्फ एक बार कंपटीशन होता था। जो गू मास्टर्स ये मौका चूक जाते, उन्हें वॉलंटरली हार मानने वाला समझा जाता। जिन गू वॉर्म्स में टास्क्स द, वो भी बहुत खास थे। यह इंफॉर्मेशन पाथ का रैंक 5 मॉर्टल गू हेवनली कोड का एक तरीका था, और इसमें सीक्रेट्स को महफूज रखने की कमाल की काबिलियत थी। टास्क्स अंदर स्टोर नहीं किए गए थे, बल्कि हेवनली कोड द्वारा कंट्रोल किए जा रहे थे। जैसे हाई कंपटीशन शुरू होने वाला होता, असली टास्क्स ट्रांसमिट कर दिए जाते।
स्टेज के अंदर और बाहर सभी लोग टास्क जारी होते हाय शांत हो गए। वो अपनी सांसें रोके हुए टास्क पर नजर गड़ाए द इतनी शांति थी कि एक सुई गिरने की आवाज भी सुनाई दे जाती। 8वां टास्क, एक कीप साइलेंट गू रिफाइन करो, जो एक रैंक 5 साउंड पाथ गू वर्म है। जो पार्टिसिपेंट इसे सबसे पहले सक्सेसफुली रिफाइन करेगा वो जीतेगा और अगले राउंड में जाएगा। बाकी सभी गू मास्टर्स एलिमिनेट हो जाएंगे। दिए गए मटेरियल्स द इमॉर्टल सोल ग्रास, वरी स्टोन्स, एक रैंक 4 एपैथी गू, 6 रैंक 3 म्यूटेड माउथ गू, 2 रैंक 4 सिंकिंग गू, और टेस्ट में दूसरे मटेरियल्स का इस्तेमाल अलाउ नहीं था। दिए गए गू रेसिपीज दी 6 अलग अलग कीप साइलेंट गू रेसिपीज, 3 अलग एपैथी गू रेसिपीज और एक कलूजन गू रेसिपी। सबके माथे पर शिकन आ गई थी। इस टास्क की डिफिकल्टी 7वें राउंड से लगभग 10 गुना ज्यादा मानी जा सकती थी। ना सिर्फ 10 अलग अलग गू रेसिपीज दी, बल्कि इसमें एक तेज नजर की भी जरूरत थी ताकि गू मास्टर अपने लिए सबसे आसान वाले चुन सके। इसके अलावा दिए गए मटेरियल्स लिमिटेड थी और गू मास्टर को अपने लाए हुए मटेरियल्स इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं थी। ऊपर से ये मटेरियल्स किसी भी एक गू रेसिपी की जरूरतों को पूरा नहीं कर सकते थे। इसका मतलब था कि गू मास्टर्स को एपैथी गू, म्यूटेड माउथ गू या सिंकिंग गू को रिवर्स रिफाइन करके और रिफाइनमेंट मटेरियल्स हासिल करने होंगे। फिर उन्हें इन मटेरियल्स का इस्तेमाल करके आखिर में रैंक 5 साउंड पाथ कीप साइलेंट गू रिफाइन करना था। एक दूसरा तरीका यह था कि पार्टिसिपेटिंग गू मास्टर्स विजडम पाथ मेथड्स का इस्तेमाल करके इन गू रेसिपीज को जोड़कर उन्हें इंप्रूव करें और दिए गए मटेरियल्स के बेस पर एक ऐसी गू रेसिपी निकालें जो कंडीशंस पूरी करती हो। लेकिन इन दोनों मेथड्स के बीच पहला वाला जाहिर तौर पर सबसे फायदेमंद और इफेक्टिव था। दूसरे मेथड के लिए बेहद हाई विजडम पाथ अटेनमेंट की जरूरत थी और इस स्टेज तक ऐसे गू मास्टर्स मिलना मुश्किल था जिनके पास इतना गहरा विजडम पाथ अटेनमेंट भी हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस टेस्ट में टाइम का भी ध्यान रखा गया था। सिर्फ पहला गू सक्सेसफुली रिफाइन करने वाला ही जीत सकता था, जबकि बाकी सब एलिमिनेट हो जाते। मेंटल प्रेशर बहुत ज्यादा था और आखिरी स्टेप्स के दौरान यह मुमकिन था कि कुछ लोग मेंटल प्रेशर ना झेल पाएं, गलती कर बैठे और फेल हो जाएं। टास्क देखते एचआई फायर स्मिथ ड्रैगन चीफ को लगा जैसे वो खून की उल्टी कर देगा। ये कैसा घटिया टास्क था? फायर स्मिथ ड्रैगन चीफ ने मन हाई मन गाली दी। वो असल में एक फायर पाथ गू इमॉर्टल था और फायर पाथ गू वर्म्स को रिफाइन करने में सबसे माहिर था। यह साउंड पाथ गू वर्म साफ तौर पर उसके प्रोफिशिएंसी रेंज में नहीं आता था। ऊपर से कुछ जरूरी रिफाइनमेंट मटेरियल्स को फायर रिफाइनमेंट टेक्निक से हैंडल नहीं किया जा सकता था। ये तो गड़बड़ हो गई। फैंग युआन ने बड़ी शान से फायर स्मिथ ड्रैगन चीफ को अपना सबसे स्ट्रॉन्ग गू रिफाइनमेंट किलर मूव मैड डेटीज ब्लेजिंग फ्लेम्स इस्तेमाल करने को कहा था। फायर स्मिथ ड्रैगन चीफ गुस्से में था और उसने भी इस किलर मूव का इस्तेमाल करके फैंग युआन को पूरी तरह से जलील करने का प्लान बनाया था। लेकिन ऐसे टास्क के साथ फायर स्मिथ ड्रैगन चीफ मैड डेटीज ब्लेजिंग फ्लेम्स का क्या करता? आग से हवा जलाता? यह टास्क फायर स्मिथ ड्रैगन चीफ के लिए एकदम उल्टा था। रिलेटिवली स्पीकिंग, अपने पूरे गू रिफाइनमेंट अटेनमेंट में से वो सिर्फ 80% हाई दिखा सकता था। भले ही वो एक गू इमॉर्टल था, उनके भी कुछ एरियाज होते हैं जिनमें वो माहिर होते हैं और कुछ जिनमें नहीं। ये टास्क बिल्कुल वही चीज थी जिसमें फायर स्मिथ ड्रैगन चीफ सबसे कमजोर था। जाहिर है, रिफाइनमेंट पाथ ग्रैंड मास्टर का अटेनमेंट सिर्फ दिखावे के लिए नहीं था। फायर स्मिथ ड्रैगन चीफ गू को जरूर सक्सेसफुली रिफाइन कर सकता था, लेकिन असली मसाला फैंग युआन का वहां होना था। फैंग युआन की असली स्किल्स फायर स्मिथ ड्रैगन चीफ को चैलेंज करने के लिए काफी थी। एक जैसे लेवल के एक्सपर्ट्स के बीच जरा सी भी कैपेबिलिटी में कमी हार जीत तय कर सकती थी, और यहां तो फायर स्मिथ ड्रैगन चीफ पूरे 20% से कमजोर हो गया था। इस बंदे ने क्या सही टाइमिंग चुनी है, इसकी किस्मत हद से ज्यादा अच्छी है। नहीं, मुझे उस हराना ही होगा। फायर स्मिथ ड्रैगन चीफ ने खुद से कसम खाई और फैंग युआन पर एक नजर डाली। लेकिन अगले हाई पैल उसकी इड़ फटी की फटी रह गई। फैंग युआन ने रिफाइन करना शुरू भी कर दिया था। ये कैसे मुमकिन था? वो इतनी जल्दी कैसे शुरू कर सकता है? दिए गए गू रेसिपीज और मटेरियल्स आपस में मैच नहीं हो रहे थे। गू मास्टर्स को मटेरियल्स बनाने के लिए गू वॉर्म्स को रिवर्स रिफाइन करना था या गू रेसिपीज को जोड़कर एक नया रेसिपी निकालना था। इन शॉर्ट, आखिर में रैंक 5 कीप साइलेंट गू रिफाइन करना था। इसके लिए गू मास्टर को गहराई से सोचना पड़ता, अपने दिमाग में लगातार कैलकुलेशंस करनी पड़ती और ऑर्थोडॉक्स रिफाइनिंग और रिवर्स रिफाइनिंग के प्रोबेबिलिटीज को ध्यान में रखना पड़ता। वहां से
कई आइडियाज को जोड़कर सबसे सटीक गू रिफाइनमेंट प्लान बनाना पड़ता। ये सोचने का प्रोसेस बेहद जरूरी था। सोच से निकले आइडियाज में रिस्क कम होना चाहिए था। अगर रिस्क ज्यादा होता तो बहुत फेलियर्स हो सकते थे, जिससे मटेरियल्स बर्बाद हो जाते और गू रिफाइनमेंट के लिए काफी ना बचते, और अपने मटेरियल्स इस्तेमाल ना कर पाने की शर्त के साथ वो सिर्फ हार मान सकते थे। कम रिस्क के साथ साथ उन्हें कम से कम टाइम भी कंज्यूम करना था। अगर तुमने बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया तो हो सकता है किसी और ने पहले ही फिनिश कर लिया हो, और भले ही तुम सक्सेसफुली रिफाइन कर लो, तुम एलिमिनेट हो जाओगे। कम रिस्क और कम टाइम कंजम्पशन की मांग, ये काफी मुश्किल था। उन्हें मेटिकुलस थिंकिंग, लगातार कंपैरिजंस और अरेंजमेंट्स की जरूरत थी, और फिर उन सब में से सबसे बेस्ट प्लान चुनना था। भले हेचाई फायर स्मिथ ड्रैगन चीफ रिफाइनमेंट पाथ में एक ग्रैंड मास्टर था, उसने अंदाजा लगाया कि उस भी लगभग 8 मिनट का टाइम लगेगा। लेकिन यह फैंग युआन, वो शुरुआत में हाईगू रिफाइन करना कैसे शुरू कर सकता है? कोई गलती तो नहीं हो रही? उस सच में इतना कॉन्फिडेंस है? बेवकूफ, कामयाब होने के लिए पहले अपने औजार तेज करने पड़ते हैं। सही तरीका है शांत होकर सोचना। पार्टिसिपेटिंग गू मास्टर्स ने फैंग युआन पर कुछ नजर डाली और फिर सोचने में लग गए। फैंग युआन सबसे आगे था और बेहद तेजी से आगे बढ़ रहा था। दूसरे गू मास्टर्स ने अभी रिफाइन करना शुरू भी नहीं किया था, सिर्फ उसने शुरू किया था। इस वजह से ज्यादातर स्पेक्टेटर्स की नजर उसी पर थी। तारीफों की आवाजें बार बार सुनाई दे रही थी। क्या कमाल के मेथड्स हैं! स्किल्ड, बहुत ज्यादा स्किल्ड। ये तो जैसे उसकी रागों में बसा हुआ इंस्टिंक्ट है। लेकिन क्या ये ठीक है? जल्दी का काम शैतान का होता है। फैंग युआन को जल्दी का काम शैतान का वाली कहावत पता थी, लेकिन यूसेस टास्क के कंटेंट्स भी पता थे। फैंग युआन की पिछली जिंदगी में, जब वो ब्लड पाथ गू इमॉर्टल बना था, उसने एक बार रिफाइनमेंट पाथ कन्वेंशन में हिस्सा लेने का प्लान बनाया था। रीजन? क्योंकि डिमोनिक पाथ वाले भी रिफाइनमेंट पाथ कन्वेंशन में हिस्सा ले सकते थे, यहां तक कि वांटेड क्रिमिनल्स भी खुल्लम खुल्ला अपना नाम रजिस्टर करवा सकते थे, और राइचस पाथ उन्हें अरेस्ट नहीं करता था। उस टाइम फैंग युआन के पास एक भी इमॉर्टल गू नहीं था, और वो इमॉर्टल गू रिफाइन करने के लिए इमॉर्टल मटेरियल्स इकट्ठा करने में लगा हुआ था। पूरा प्रोसेस बहुत मुश्किल था। उसके मुकाबले, भले ही वो इस जिंदगी में एक इमॉर्टल ज़ॉम्बी था, उसकी फाइनेंशियल हालत कई गुना बेहतर थी। फैंग युआन ने इमॉर्टल मटेरियल्स इकट्ठा करने के लिए लगभग हर मुमकिन तरीके पर गौर किया था। एहसास हुआ कि रिफाइनमेंट पाथ कन्वेंशन इमॉर्टल मटेरियल्स की बड़ी मात्रा हासिल करने का एक मौका था। चैप्टर 842 फैंग झेंग को सबके सामने पकड़ना। फैंग युआन की पिछली जिंदगी में, जब तक उसने रिफाइनमेंट पाथ कन्वेंशन पर ध्यान दिया, पिछले कंपटीशन को हुए सिर्फ 10 साल से थोड़ा ज्यादा वक्त बीता था। रिफाइनमेंट पाथ कन्वेंशन में शामिल होने के लिए फैंग युआन ने अपनी पिछली जिंदगी में 80 साल पहले से ही तैयारी शुरू कर दी थी। हर दिन वो दिन रात प्रैक्टिस में कुछ वक्त बिताता था। इस प्रैक्टिस के दौरान फैंग युआन का माइंडसेट एक ऐसे बच्चे जैसा था जो अर्थ पर एग्जाम प्रैक्टिस के पहाड़ का सामना कर रहा हो। उसने सालों से कॉम्पिटिशन्स के सभी अलग अलग टास्क इकट्ठा किए थे और उनकी मेहनत से प्रैक्टिस की, सेट किए गए टास्क के पीछे की मंशा को समझने की कोशिश करते हुए उसने आसानी से सारे क्वेश्चंस हासिल कर लिए। सेंट्रल कॉन्टिनेंट में कुछ लोग थे जो ऐसी इंफॉर्मेशन बेचने में स्पेशलाइज थी, ये खरीदना और बेचना आसान था। इंटेलिजेंस ढूंढने वाले लोग हर जगह थे। प्रैक्टिस में डूबे उन दिनों को याद करते हुए वो सच में डरावनी यादें थी। लेकिन असल में फैंग युआन की रिफाइनमेंट पाथ की नींव उसी दौरान राखी गई थी। इस दौर के बिना वो आज अपने रिफाइनमेंट पाथ क्वाजी ग्रैंड मास्टर लेवल तक नहीं पहुंच पाता। इसीलिए फैंग युआन को ना सिर्फ इस कंपटीशन के कंटेंट्स याद, बल्कि उस कई पिछले कॉम्पिटिशन्स और यहां तक कि आने वाले कॉम्पिटिशन्स के कंटेंट्स भी पता थे। इतने बड़े एडवांटेज के साथ भले ही उसका रिफाइनमेंट पाथ अटेनमेंट फायर स्मिथ ड्रैगन चीफ से कम था, तो क्या हुआ? ऑफ कोर्स इसका एक ड्रॉबैक था। वो था बटरफ्लाई इफेक्ट। दोबारा जन्म लेने के बाद से फैंग युआन ने कई इवेंट्स के डेवलपमेंट्स को बदल दिया था। एक पेड़ जलाने से पूरे जंगल में आग लग सकती थी। तैराकी में माहिर डूब सकते थे, घुड़सवारी में माहिर गिर सकते थे। सिर्फ अपने एडवांटेज पर भरोसा करके क्या फैंग युआन इस बार क्वेश्चंस में बदलाव के कारण अपनी ही बर्बादी का कारण बनेगा? ये बिल्कुल मुमकिन था, लेकिन ये सिर्फ एक पॉसिबिलिटी थी। फैंग युआन के हिसाब से इसके होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम थी। फैंग युआन ने रिस्क लेने का फैसला किया और वो कामयाब रहा। कंटेंट्स बिल्कुल नहीं बदले थे। वक्त गुजरता रहा। इस इंटेंस गू रिफाइनमेंट कंपटीशन की स्थिति साफ होने लगी थी। फैंग युआन लीड में था
वो सेकंड प्लेस पर आने वाले फायरस्मिथ ड्रैगन चीफ से काफी आगे था। उसके चेहरे से कॉन्फिडेंस झलक रहा था। उसने शांति से गू रिफाइन किया, अपनी बड़ी लीड बनाए रखी और धीरे धीरे उस पकड़ने की कोशिश कर रहे सभी कंपेटिटर्स के मन में निराशा पैदा कर दी। स्टेज के बाहर कुछ गू मास्टर्स ने कुछ गहरी बातें देखना शुरू कर दी। उन्होंने तारीफ की, फैंग युआन कितना तेज दिमाग है। उसने ज्यादा सोचा नहीं, सीधे गू रिफाइनमेंट प्लान बना लिया। कमाल है, उसका प्लान ना सिर्फ एक स्टेबल रिफाइनमेंट स्पीड बनाए रख सकता है, बल्कि उसमें स्टेप्स भी कम हैं, जिससे कुछ गलतियों की गुंजाइश है। भले ही वो कई बार फेल हो जाए, मटेरियल्स इतने हैं कि वो दोबारा कोशिश कर सकता है। ये तो होना ही था। जो प्लान फैंग युआन ने इस्तेमाल किया, वो एक फाइनल, परफेक्ट प्लान था जिसे उसकी पिछली जिंदगी में अनगिनत गू मास्टर्स ने कई कोशिशों के बाद तैयार किया था। फैंग युआन की गू रिफाइनमेंट टेक्निक्स पर हैरान होने वाले लोग और भी थे। फैंग युआन की गू रिफाइनमेंट टेक्निक्स सच में कमाल की हैं। उसके पास इतनी सारी हैं, जैसे कि ये उसके पैदाइशी स्किल्स हों। ये सच में बेइंतहा प्रैक्टिस और मेहनत का नतीजा है। ए फ्लैट, वो कीप साइलेंट गू रिफाइन कर रहा है, जिसमें ऐसी कई टेक्निक्स शामिल हैं जो आमतौर पर इस्तेमाल नहीं होती, लेकिन वो उन्हें इतनी माहिरियत से इस्तेमाल कर पा रहा है, उसकी नॉर्मल टेक्निक्स पर उसकी पकड़ का अंदाजा लगाना मुश्किल है। ये तो होना ही था। इस 8वें राउंड के लिए फैंग युआन ने बहुत तैयारी की थी। हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड में उसने खास तौर पर कीप साइलेंट गू रिफाइन करने की ट्रेनिंग ली थी। उसने पूरा प्रोसीजर बार बार किया, कम से कम 200 बार प्रैक्टिस की। सबसे खास बात, उसके अंदर से बाहर तक कॉन्फिडेंस झलक रहा है। यूज अपनी कामयाबी पर यकीन है, जैसे कि गू रिफाइनमेंट का फेलियर रेट एग्जिस्ट हाई नहीं करता। ये एक रिफाइनमेंट पाथ एक्सपर्ट का अंदाज है। इतिहास के 3 ओल्ड्स ऑफ रिफाइनमेंट पाथ बिल्कुल ऐसे ही थे। सही कहा, यूज गू रिफाइन करते देखना एक कमाल की परफॉर्मेंस देखने जैसा है। उसका कॉन्फिडेंस कितना बड़ा है, जैसे जीत उसकी मुट्ठी में हो। उसका एडवांटेज बहुत बड़ा है। भले हाई फैंग युआन 1 या 2 बार गू रिफाइनमेंट में फेल हो जाए, वो फिर भी फर्स्ट प्लेस के लिए फायरस्मिथ ड्रैगन चीफ से लड़ सकता है, जो अभी सेकंड पर है। अनगिनत लोगों की नजरों के नीचे फैंग युआन ने ये कॉम्पिटिशन एक बड़ी लीड के साथ जीत लिया, बिना किसी सरप्राइज के। पूरे प्रोसेस के दौरान फैंग युआन ने बिला शक अपने कंपेटिटर्स को दबाए रखा। यहां तक कि फायरस्मिथ ड्रैगन चीफ भी उससे बड़े मार्जिन से हार गया। लॉर्ड फायरस्मिथ ड्रैगन चीफ हार गए। वो इस तरह से एलिमिनेट हो गए। मिरियड ड्रैगन डॉग के स्पेक्टेटर्स अपनी एंगी पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। वो हैरानी से बड़बड़ा रहे थे, फैंग युआन, फैंग युआन। इमॉर्टल क्रेन सेक्ट के लोग चिल्लाए, वो जोरों से जश्न मना रहे थे। सिर्फ फैंग झेंग अभी भी बैठा था। वो स्टेज पर अपने भाई को देख रहा था। उस ऐसा लगा जैसे वो काला चोगा उसके दिल पर छा गया हो। शायद इस पूरी जिंदगी में मुझे बदला लेने का मौका कभी नहीं मिलेगा। इस पल फैंग झेंग बेहद निराश था। उसमें लड़ने की कोई हिम्मत नहीं बची थी। भले ही उसके दिल में गहरी नफरत थी, फैंग झेंग फैंग युआन के सामने बेहद कमजोर महसूस कर रहा था। वो कुछ नहीं कर सकता था। फायरस्मिथ ड्रैगन चीफ अपनी एड़ फड़े फैंग युआन को घूर रहा था। वो ये मानने को तैयार नहीं था। उसने अपना सबसे स्ट्रांग किलर मूव इस्तेमाल हाई नहीं किया। इस कमबख्त क्वेश्चन ने यूज रोक दिया। लेकिन यूज ये मानना पड़ा कि फैंग युआन का दिमाग बहुत तेज था। उसने इतने कम टाइम में इतना फ्लॉलेस गू रिफाइनमेंट प्लान कैसे डिजाइन कर लिया? क्या ये फैंग युआन सच में एक इमॉर्टल ज़ॉम्बी है? क्या इन्फॉर्मेशन में कोई गलती है? इमॉर्टल ज़ॉम्बी सोचने में कमजोर होते जो प्लान फैंग युआन ने सोचा था, उसने इस गू इमॉर्टल फायरस्मिथ ड्रैगन चीफ को बेहद शर्मिंदा महसूस करवाया। फौरन ही फायरस्मिथ ड्रैगन चीफ को फैंग युआन के इमॉर्टल ज़ॉम्बी होने के स्टेटस पर शक होने लगा। कंपटीशन का ये राउंड खत्म हो चुका था। फैंग युआन धीरे धीरे स्टेज से नीचे उतर कर चला गया। उसने फायरस्मिथ ड्रैगन चीफ का मजाक नहीं उड़ाया या उसकी बेइज्जती नहीं की, जिससे आखिरी वाले को थोड़ी राहत मिली। जब वो जीत ही गया था, तो दूसरे पार्टी की बेइज्जती करने का कोई मतलब नहीं था। अगर वो फायरस्मिथ ड्रैगन चीफ को यूके साटा और वो यूज ड्यूल के लिए चैलेंज कर देता, तो फैंग युआन सिर्फ अपने लिए मुसीबत बुला रहा होता। आखिर में फायरस्मिथ ड्रैगन चीफ मिरियड ड्रैगन डॉग के लोगों को लेकर अफसोस के साथ चला गया। फैंग युआन को डेमन एक्सपेलिंग सेक्ट से जीतने वाले का इनाम मिला। ये कुछ इमॉर्टल मटेरियल्स उनकी वैरायटी बहुत थी, लेकिन हर एक की मात्रा कम थी। 8वें राउंड से इनाम पहले 7 राउंड से कहीं ज्यादा कीमती थी। इमॉर्टल मटेरियल्स के साथ साथ इमॉर्टल गू रेसिपीज और दूसरी चीजें भी थी। अगर ऐसा नहीं होता, तो फैंग युआन अपनी पिछली जिंदगी में सेंट्रल कॉन्टिनेंट रिफाइनमेंट पाथ कन्वेंशन को इमॉर्टल मटेरियल्स इकट्ठा करने का तरीका क्यों समझता?
फैंग युआन ने इमॉर्टल मटेरियल्स रखे, उसने डेमन एक्सपेलिंग सेक्ट का मेहमान बनने का इनविटेशन ठुकरा दिया और सीधा एग्जिट की तरफ चल पड़ा। पहाड़ के गेट पर इमॉर्टल क्रेन सेक्ट का ग्रुप पहले से ही इंतजार कर रहा था। लॉर्ड फैंग युआन को आते देख एल्डर यान टांग और एक दूसरे एल्डर ने एक साथ उस सलाम किया। फैंग झेंग मजबूर था, वो भी एक एल्डर था जो साथ आया था, लेकिन वो दोनों के पीछे एक बेजान चेहरे के साथ खड़ा था, उसने सलाम तक नहीं किया। सेक्ट के साथियों, आप सबका दिन अच्छा हो। मस्क के नीचे से फैंग युआन की NARM आवाज सुनाई दी। इमॉर्टल क्रेन सेक्ट का ग्रुप बहुत एक्साइटेड था। फैंग युआन के पहले के गुरूर से उन्हें लगा था कि उससे बात करना मुश्किल होगा, लेकिन अब वो बड़े प्यार और नर्म टोन में बात कर रहा था। उन्हें लगा कि फैंग युआन सच में अपने सेक्ट के लोगों के साथ अलग तरीके से पेश आता है, बाहर वालों के मुकाबले। फैंग युआन ने पहले एल्डर यान टांग को देखा। पिछले कंपटीशन में इस एल्डर ने भी हिस्सा लिया था। फैंग युआन ने आराम से पॉइंटर्स दिए। तुम्हारा रिफाइनमेंट पाथ अटेनमेंट कम नहीं है, लेकिन तुम्हारे प्लान में कुछ खामियां थी। उन्हें ऐसे डील करना चाहिए जैसे पहले स्टेप पर। एल्डर यान टांग ने यह सुना और फैंग युआन के लिए उसके मन में बहुत इज्जत बढ़ गई। उसने उसका बहुत शुक्रिया अदा किया। उसके पीछे खड़े डिसाइपल्स की एक चमक रही थी, इज्जत और तारीफ से भरी हुई। फैंग युआन ने अब अपनी नज़र फैंग झेंग पर डाली। उसकी आवाज़ ठंडी हो गई जब उसने निराशा से भरे टोन में कहा, मेरे भाई, ये कैसा चेहरा बना रखा है? क्या तुम्हें डर है कि मैं तुम्हें डांटूंगा? तुम्हारी परफॉर्मेंस हमेशा की तरह निराशाजनक है। तुमने रिफाइनमेंट पाथ कन्वेंशन का पहला राउंड तक पास नहीं किया, तुमने तो हमारी नाक ही कटवा दी। माहौल गंभीर हो गया। डिसाइपल्स के चेहरे उतर गए जब उन्होंने सोचा फैंग युआन कितना सख्त भाई है। इमॉर्टल क्रेन सेक्ट के एल्डर्स हैरानदर, लगता था इन दोनों भाइयों के बीच रिश्ता कुछ ठंडा था। फैंग झेंग ने नफरत भरी नजर से देखा और कुछ कहने ही वाला था। फैंग युआन ने अपना हाथ लहराया, वो सबके सामने उस पर हमला करने वाला था। फैंग झेंग एक रैंक 5 गू मास्टर था, मोर्टल दुनिया के पीक पर। लेकिन वो एक एंस्लेवमेंट पाथ गू मास्टर था। उसकी ZYA डटार बैटल स्ट्रेंथ क्रेन ग्रुप्स पर निर्भर करती थी, और उसने ये भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि फैंग युआन सबकी नज़रों के सामने अंजाम की परवाह किए बिना उस पर हमला कर देगा। फैंग युआन का हमला सोचा समझा था। उसने न सिर्फ कई मॉर्टल किलर मूव्स इस्तेमाल किए, उनमें से एक डान फैंग चैंग फैन का विजडम पाथ किलर मूव भी था। जब इमॉर्टल क्रेन सेक्ट वाले हैरानी से देख रहे थे, फैंग युआन ने हमला किया और फैंग झेंग को दूर से ही फौरन हरेकतीन कर दिया। फैंग झेंग, तुमने बहुत निराश किया है। इस स्टेज पर भी तुम अभी भी बाहर घूम रहे हो, शांति से बैठकर कल्टिवेट क्यों नहीं करते? इतनी सी स्ट्रेंथ के साथ तुम अभी भी बाहर अटेंशन अट्रैक्ट करना चाहते हो, इसका क्या मतलब है? हमारे माँ बाप नहीं रहे, तुम्हारे भाई होने के नाते तुम्हें सिखाना एक बाप का फर्ज है जो मुझे निभाना है। जब तुम्हें रिफाइनमेंट पाथ में इंटरेस्ट है, तो आज से तुम मेरे साथ रहोगे और मैं तुम्हें अपना रिफाइनमेंट पाथ का अनुभव दूंगा। तुम्हें पूरे दिल से कल्टिवेट करना होगा जब तक मैं सैटिस्फाइड ना हो जाऊं। फैंग युआन ने डांटा, मुझे तुम्हारी देखभाल नहीं चाहिए। मैं इमॉर्टल क्रेन सेक्ट का एक एल्डर हूं, मैं अब बड़ा हो चुका हूं। फैंग झेंग चिल्लाया। वो एक बागी नौजवान जैसा लग रहा था जो अनुशासन मानने से इनकार कर रहा हो, लेकिन असल में उसके अंदर एक ठंडी सी लहर दौड़ गई थी। वो खुद पर काबू नहीं रख पा रहा था। जो लफ्ज वो चिल्ला रहा था वो लफ्ज नहीं थे जो वो कहना चाहता था। यह डोंग फैंग चैंग फैन का एक विजडम पाथ किलर मूव था। इसने सीधे फैंग झेंग के दिमाग को कंट्रोल कर लिया और झूठे विचार पैदा किए जो फैंग झेंग में घुस गए, जिससे वो उन विचारों के अनुसार काम करने लगा। ये उसी तरह था जैसे एंस्लेवमेंट पाथ गू मास्टर्स जानवरों को कंट्रोल करते हैं। लेकिन फर्क ये था, एंस्लेवमेंट पाथ गू मास्टर्स आमतौर पर सिर्फ जानवरों को कंट्रोल करते हैं जिनकी सोच सरल होती है। इंसानों को कंट्रोल करना कहीं ज्यादा मुश्किल था, उनके दिमाग जटिल होते हैं। फैंग युआन एक रैंक 6 इमॉर्टल ज़ॉम्बी था। फैंग झेंग एक रैंक 5 गू मास्टर के खिलाफ यूज फैंग झेंग को आसानी से पकड़ने के लिए एक साथ कई किलर मूव्स का इस्तेमाल और कोऑर्डिनेट करना पड़ा। नहीं, बचाओ मुझे, कोई मुझे बचाएगा। मास्टर मास्टर, फैंग झेंग अंडर हाई अंडर चिल्लाया, लेकिन स्पिरिट इंक्यूबेटिंग फ्ली से कोई जवाब नहीं आया। फैंग युआन ने फैंग झेंग का उसके अपचर से कनेक्शन काट दिया था। फैंग झेंग ने गुस्से भरी नजरों से फैंग युआन को देखा। उसने नहीं सोचा था कि फैंग युआन इतना पागल होगा कि यहां उस पर हमला कर देगा। वो बिल्कुल एक पागल था। यूज इमॉर्टल क्रेन सेक्ट को नाराज करने की जरा भी परवाह नहीं थी।
चैप्टर 843 इमॉर्टल गू चेंज फॉर्म फैंग युआन का इमॉर्टल क्रेन सेक्ट के साथ अलायंस था। वो इमॉर्टल क्रेन सेक्ट के किसी मेंबर पर हमला करने की हिम्मत कैसे कर सकता था? फैंग झेंग यहाँ के दूसरे एल्डर्स और डिसाइपल्स से ज्यादा अंदर की खबर जानता था। पहले जब हे फंग यांग और कैंग यूनेहू इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड पर हमला किया और फेल हो गए, तो गट्स गू के फायदे के लिए उनके बीच एक समझौता हुआ था। समझौते की एक शर्त यह थी कि दोनों तरफ के मेंबर्स एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे। इसीलिए फैंग झेंग को लगा कि वो सेफ है। फैंग युआन ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। फैंग झेंग हरेक तीन हो गया था। ना ही वो चिल्ला सकता था। वो विरोध नहीं कर पाया जब एक अदृश्य शक्ति ने उस ऊपर उठाया और फैंग युआन के हाथों में पहुंचा दिया। इमॉर्टल क्रेन सेक्ट का ग्रुप हैरान परेशान चेहरों के साथ देख रहा था। कितनी डरावनी ताकत है। एल्डर फैंग झेंग का रैंक 5 कल्टिवेशन लेवल है, लेकिन वो बिना किसी विरोध के पकड़ा गया। भले हाई फैंग झेंग एक एनस्लेवमेंट पाथ गू मास्टर है, पर क्या ये कुछ ज्यादा अजीब नहीं है? फैंग युआन की अविश्वसनीय काबिलियत ने इन लोगों के दिलों में डर पैदा कर दिया। फैंग झेंग अंदर चिल्लाया, तुम लोग क्या तमाशा देख रहे हो? जल्दी मुझे बचाओ। वो अब मेरा भाई नहीं रहा। उसने हमारी चाची और चाचा को मार डाला। उसने हमारे क्लैन के सभी लोगों को मार डाला। वो एक शैतान है। वो एक बहुत बड़ा शैतान है। उसी वक्त फैंग झेंग ने अपना मुंह खोला और चिल्लाया, मैं तुम्हारी जगह नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं? तुम मुझे फिर से लेक्चर देना चाहते हो? मैं अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले सकता हूं। मेरे अपने गोल्स हैं। तुम मेरे सपनों को कैसे समझ सकते हो? मैं खुद मेहनत कर सकता हूं। मैं तुमसे आगे निकल सकता हूं। ये बिल्कुल ऐसा था जैसे वो एक पूरी तरह से बागी और बेकाबू नौजवान हो। फैंग झेंग ने अपनी ही चीखें सुनी और सारी उम्मीदें छोड़ दी। फैंग युआन ने एक आह भरी। उसने इमॉर्टल क्रेन सेक्ट के लोगों से कहा, इस दौरान मेरे इस नालायक भाई ने आप लोगों को तकलीफ दी होगी। कोई तकलीफ नहीं, बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं। इमॉर्टल क्रेन सेक्ट के मेंबर्स ने जल्दी से अपने हाथ हिलाकर माना कर दिया। फैंग युआन ने हाँ में सिर हिलाया। उसने कहा, मैं इन फैंग झेंग को अपने साथ ले जाऊंगा और उस खुद सिखाऊंगा। मैंने इस मामले में तुम्हारे सेक्ट लीडर से पहले ही बात कर ली है। तुम्हें बस वापस जाकर उन्हें इन्फॉर्म करना है। फैंग युआन झूठ बोल रहा था। यूस तो ये भी नहीं पता था कि सेक्ट लीडर दिखता कैसा है। दोनों एल्डर्स ने अपने मन की आखिरी शंका भी छोड़ दी। इमॉर्टल क्रेन सेक्ट की इज्जत बनाए रखने के लिए फैंग युआन के मामले को हमेशा झूठ से ढका गया था। अभी फैंग युआन यूएनएचआई झूठों का इस्तेमाल करके इमॉर्टल क्रेन सेक्ट के मेंबर्स को धोखा दे रहा था। फैंग युआन फैंग झेंग को उठाकर चला गया। आसपास के गू मास्टर्स को यह देखकर अजीब सा लगा, लेकिन जब इमॉर्टल क्रेन सेक्ट कुछ नहीं कह रहा था तो वो क्यों दखल देंगे? इसके अलावा टारगेट मशहूर रिफाइनमेंट पाथ एक्सपर्ट फैंग युआन था। डेमन एक्सपेलिंग सेक्ट के कुछ गू मास्टर्स चिंतित द वो पूछने के लिए आगे आए। एल्डर यान टांग ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई मसाला नहीं है। लॉर्ड फैंग युआन और एल्डर फैंग झेंग भाई हैं। अभी बड़ा भाई अपने छोटे भाई को सिखा रहा है। डेमन एक्सपेलिंग सेक्ट वाले मान गए और चले गए। इमॉर्टल क्रेन सेक्ट का ग्रुप फैंग युआन को जाते हुए देखता रहा। कई डिसाइपल्स ने फैंग झेंग की तरफ ईर्ष्या भरी नजर से देखा। किसी ने आह भरते हुए कहा, भले हाय लॉर्ड फैंग युआन ठंडे टोन में बात करते हैं, लेकिन वो सच में अपने एक लौटे प्यारे भाई की परवाह करते हैं। सही कहा, एक रिफाइनमेंट पाथ ग्रैंड मास्टर से सीखने का ऐसा मौका बहुत कम मिलता है। तुम्हें पता है, पिछली बार जब फैंग झेंग ने सेक्ट मिशन एक्सेप्ट किया था, वो वापस आकर रैंक 5 एल्डर बन गया। ए फ्लैट जब उसका भाई ले गया है, क्या वो एक रिफाइनमेंट पाथ ग्रैंड मास्टर बैन कर वापस आएगा? हो ही नहीं सकता। ये तो कुछ ज्यादा हो गया। फिर भी ऐसे एक्सपर्ट का गाइडेंस बेहद कीमती है। इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हाय, मेरा ऐसा भाई क्यों नहीं है? एक डिसाइपल ने वो बात कह दी जो सबके मन में थी। अगर इस वक्त उन्हें पता चलता कि फैंग युआन ने फैंग झेंग को अपने पोजीशन के लिए एक बैकअप प्लान के तौर पर पकड़ा है, तो उनके चेहरे पर कैसे कमाल के एक्सप्रेशंस होते। थाप! फैंग युआन ने फैंग झेंग को जमीन पर फेंक दिया। फैंग झेंग उठने के लिए संघर्ष कर रहा था। वो अंदर ही अंदर चिल्लाया, फैंग युआन, तुम नीच शैतान, तुम मुझसे क्या चाहते हो? तुम्हारा और इमॉर्टल क्रेन सेक्ट का एक समझौता हुआ था। तुम मुझे नहीं मार सकते। मैं इमॉर्टल क्रेन सेक्ट का एक एल्डर हूं। फैंग युआन जोर से हंसा, मैं तुम्हें मारने नहीं जा रहा हूं। तुम इतने परेशान क्यों हो? ओह मेरे प्यारे भाई, बस यहां चुपचाप और शांति से इंतजार करो। फैंग झेंग के चेहरे पर डर दिखा। वो अंदर से चिल्लाया, फैंग युआन मेरा मास्टर नहीं है। लॉर्ड स्काईक्रेन, वो मेरे मन की बातें कैसे सुन सकता है? फैंग युआन ने गुरूर से मुस्कुराया। अपने पैरों पर पड़े फैंग झेंग को देखते हुए उसने कहा,
तुम्हारा वो तथाकथित मास्टर अब सिर्फ एक आत्मा है। भले ही वो जिंदा होता, वो अपने प्राइम में सिर्फ एक रैंक 5 गु मास्टर था। ये कहते हुए फैंग युआन ने एक हाथ से फैंग झेंग के शरीर पर मौजूद सभी मोर्टल गु लूट लिए। स्पिरिट इंक्यूबेटिंग फ्ली कमजोरी से कांप रहा था। यह लॉर्ड स्काई क्रेन का जोरदार विरोध था। लेकिन वो कैसे कामयाब हो सकता था? अगर यह किंग माओ पहाड़ पर होता तो सो फैंग युआन भी लॉर्ड स्काई क्रेन का मुकाबला नहीं कर पाते। लेकिन अब फैंग युआन बिल्कुल अलग था। वो एक रैंक 6 गु इमॉर्टल था। लॉर्ड स्काई क्रेन तो बस एक आत्मा बनकर रह गया था। फैंग युआन, भले ही तुम हमें ना मारो, हमें पकड़ना अलायंस एग्रीमेंट का उल्लंघन है। तुम ही इसे तोड़ने का भयंकर अंजाम भुगतना पड़ेगा। मैं तुमसे कहता हूं कि हमें जाने दो। एक महान गु इमॉर्टल होकर तुम हम मॉर्टल्स में क्या इंटरेस्ट ले सकते हो? क्या तुम्हें डर नहीं है कि ऐसा करने से इमॉर्टल क्रेन सेक्ट के साथ तुम्हारे रिश्ते खराब हो जाएंगे? ये मत सोचना कि इमॉर्टल क्रेन सेक्ट तुम्हें काबू नहीं कर सकता। 10 महान प्राचीन सेक्ट्स की नींव तुम्हारी कल्पना से परे है। लॉर्ड स्काई क्रेन स्पिरिट इंक्यूबेटिंग फ्ली में चिल्लाया। उस पता था कि फैंग युआन यूज सुन सकता है। फैंग युआन ने अपना सिर उठाया और हंसा। हा, लॉर्ड स्काई क्रेन, मुझे तुम्हारा शुक्रिया करना चाहिए। अगर तुमने किंग माओ पहाड़ पर हमला ना किया होता तो मैं कई मौकों के जरिए आज इस लेवल तक नहीं पहुंचा होता। अगर मैं तुम दोनों को पकड़ भी लूं तो इमॉर्टल क्रेन सेक्ट क्या कर लेगा? जब तुम इतने सीक्रेट्स जानते हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि 10 महान प्राचीन सेक्ट्स एक दूसरे को रोक कर रखते हैं। सब कुछ फायदे और अपने मतलब पर टिका है। तुम क्या सोचते हो, एक लोटा गट्स गु ज्यादा इंपॉर्टेंट है या तुम दोनों? लॉर्ड स्काई क्रेन की बोलती बैंड हो गई। फैंग युआन की एग में एक ठंडी सी चमक आई। उसने अनगिनत गु वॉर्म्स को हरकत में लाया और एक सोल पाथ किलर मूव बनाया। मुझे सब कुछ बताओ जो तुम जानते हो, सोल सर्च। 2 घंटे बाद फैंग युआन जमीन डॉस कैद से बाहर निकला। उसके पीछे दरवाजा मजबूती से बैंड हो गया। फैंग युआन की लाल एड़ी रोशनी से चमक रही थी जब वो बड़बड़ाया, लॉर्ड स्काई क्रेन, फर्स्ट जेन गु यू, ब्लड पाथ ट्रू इनहेरिटेंस। सोल सर्चिंग के जरिए उसने लॉर्ड स्काई क्रेन और फर्स्ट जेन गु यू की दुश्मनी के बारे में सब कुछ जान लिया था। उसने इमॉर्टल क्रेन सेक्ट के कई सीक्रेट्स भी जान लिए थे। यह लॉर्ड स्काई क्रेन ही फंग यांग का एक काबिल आदमी है। अगर मैं यूज पकड़ लूं तो क्या ही फंग यांग यूज मांगने आएगा? ये थोड़ा ट्रबलसम है। ही वो असल में पोजेशन इस्तेमाल नहीं करना चाहता था और फैंग झेंग को बचाना चाहता था। यह लॉर्ड स्काई क्रेन अपने विश्वासों पर मजबूती से टिका हुआ है। इसके लिए फैंग युआन ने बिना किसी कंजूसी के तारीफ की। भले ही वो एक डिमोनिक ओवरलॉर्ड था, वो दूसरे के लिए खुद को कुर्बान करने के ऐसे काम की सराहना कर सकता था, एक न्यूट्रल नजर से देखते हुए। एक ही तरह का चावल कई अलग अलग लोगों को पालता है। लोग अपनी जिंदगी में अपने अपने गोल्स और मोटिवेशंस रखते हैं। ऐसे अलग अलग वैल्यू सिस्टम्स वाले लोगों के लिए फैंग युआन उनके अस्तित्व को स्वीकार कर सकता था और उनकी सराहना कर सकता था। अगर वो इतना खुले दिमाग का ना होता तो उसके पास आज की कामयाबी नहीं होती। इससे देखकर लगता है ओल्ड लॉर्ड कन्यांग ने पोजेशन टेक्निक डोंग फैंग चैंग फैन से हासिल की होगी और यूज इमॉर्टल क्रेन सेक्ट वापस लड़ गया होगा। लॉर्ड स्काई क्रेन की यादें फैंग युआन के लिए ज्यादा मददगार नहीं थी। वो सिर्फ एक मोर्टल गु मास्टर था। वो इमॉर्टल क्रेन सेक्ट के गहरे राज नहीं जानता था। फैंग युआन उनका बहुत कम इस्तेमाल कर सकता था। जहां तक फैंग झेंग की बात है, फैंग युआन ने यूज भी नहीं छोड़ा, उसने उसकी भी सोल सर्च की। फैंग युआन का इरादा अपने भाई को लंबे समय तक कैद में रखने का था। अगर एक दिन उसके पास कोई और चारा ना बचा तो फैंग युआन को यह आखिरी उपाय इस्तेमाल करना पड़ेगा और फैंग झेंग को पोजेस करके अपना जिंदा स्टेटस वापस हासिल करना पड़ेगा। लेकिन इस तरह वो अपना दूसरा एपर्चर खो देगा। इस पर मौजूद सारे स्ट्रेंथ पाथ डाउ मार्क्स चले जाएंगे और उस दोबारा इमॉर्टल असेंशन से गुजारना पड़ेगा। नुकसान बहुत बड़ा था। सेकेंड एपर्चर इमॉर्टल गु अनगिनत कीमती इमॉर्टल मटेरियल से बनाया गया था, जिनमें से एक लाइफ स्पैन गु भी था। ये कहा जा सकता है कि शॉर्ट टर्म में फैंग युआन सेकेंड एपर्चर इमॉर्टल गु रिफाइन नहीं कर सकता था। लाइफ स्पैन गु ढूंढना मुश्किल था। भले हाई फैंग युआन उन्हें ढूंढ ले, अपनी मौजूदा हालत में वो शायद उस सीधे अपनी लाइफ स्पैन बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर लेता। अगर मुमकिन हुआ तो मैं फैंग झेंग को पोजेस नहीं करना चाहूंगा। लेकिन अगर मेरी आइडेंटिटी एक्सपोज हो गई और मैं रिवाइव नहीं कर पाया तो मुझे पोजेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मेरा अभी का टारगेट रिफाइनमेंट पाथ कन्वेंशन है। अगर मैं टॉप 6 में आ गया तो मुझे इनफैलेबल इनहेरिटेंस से फायदा होगा और गु को गारंटीड सक्सेस के साथ रिफाइन करने का मौका मिलेगा। इनफैलेबल इनहेरिटेंस एक रिफाइनमेंट पाथ इनहेरिटेंस था।
इनफैलेबल नाम होने का क्या मतलब था? इसका मतलब था गु रिफाइनमेंट में कोई फेलियर नहीं। एक बार वो टॉप 6 प्लेसेस में आ गया तो यूज एक छुपे हुए ब्लेस्ड लैंड में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। फैंग युआन ने इसके बाद इमॉर्टल गु चेंज फॉर्म को रिफाइन करने का प्लान बनाया था। ये एक रैंक 6 ट्रांसफॉर्मेशन पाथ इमॉर्टल गु था। एक बार ये उसके पास आ गया तो फैंग युआन का वेगली फेमिलियर फेस किलर मूव एक अलग हाई लेवल पर पहुंच जाएगा। ये सिर्फ रीजनल और छुपाने वाला कमजोर वर्जन नहीं रहेगा। और चेंज फॉर्म इमॉर्टल गु का इमॉर्टल गु रेसिपी फैंग युआन के पास पहले से ही था। ये सब लंग या लैंड स्पिरिट की मेहरबानी थी। बहुत पहले जब फैंग युआन को पहली बार विजडम गु मिला था, उसने लंग या लैंड स्पिरिट के साथ एक डील की थी कि वो उसके लिए इमॉर्टल गु रेसिपीज पूरे करेगा। फैंग युआन ने इससे फायदा उठाया और न सिर्फ अपनी फाइनेंशियल परेशानियों से बाहर निकला, बल्कि उसने बड़ी संख्या में इमॉर्टल गु रेसिपीज भी हासिल किए। और ये चेंज फॉर्म इमॉर्टल गु रेसिपी उनमें से एक था। जहां तक चेंज फॉर्म इमॉर्टल गु रिफाइन करने के लिए इमॉर्टल मटेरियल्स की बात है, फैंग युआन उन्हें तैयार करने में लगभग कामयाब हो चुका था। उसने आधे इमॉर्टल मटेरियल्स नॉर्दर्न प्लेन्स के ऑक्शन से खरीदे थे। बाकी आधे के लिए फैंग युआन ने ही लू लैंड से कहा कि वो अपने ब्लेस्ड लैंड का इस्तेमाल करके ट्रेजर येलो हेवन से कनेक्ट करे। फैंग युआन ने अपने बचे हुए इमॉर्टल मटेरियल्स बेचने या ट्रेड करने के लिए इस्तेमाल किए और कई ट्रांजैक्शंस के बाद उसने ज्यादातर जरूरी चीजें हासिल कर ली। आखिरी बचा हुआ हिस्सा फैंग युआन द्वारा 8वां राउंड जीतने से माइल इमॉर्टल मटेरियल रिवॉर्ड से पूरा हो गया। आगे के राउंड्स में फैंग युआन ने हमलावर रुख अपनाया और अपने रिबर्थ के एडवांटेज का इस्तेमाल करके सभी कठिन दुश्मनों को पहले ही हरा दिया। फौरन ही फैंग युआन की शोहरत आसमान छू रही थी। हर तरफ की ताकतें और अनगिनत गु इमॉर्टल्स की नज़र यूएस पर टिकी हुई थी। दूसरे लोग आमतौर पर आगे बढ़ रहे थे, अपने अपने इलाकों में रहकर सुरक्षित रूप से आगे बढ़ रहे थे। सिर्फ फैंग युआन एक एक्सेप्शन था, इधर उधर घूमकर अलग अलग लोगों को चैलेंज कर रहा था, लेकिन वो हर एक राउंड जीत रहा था। चैप्टर 844 डू फैंग के बीच मुकाबला सेंट्रल कॉन्टिनेंट रिफाइनमेंट पाथ कन्वेंशन 12वां राउंड। कंपटीशन अपने सबसे क्रूशियल मोड़ पर था। पूरे स्टेज का फोकस दो लोगों पर था। एक ने काला चोगा पहना हुआ था, उसका शरीर मजबूत और मस्कुलर था। उसने एक मस्क पहना हुआ था जब वो अपने सामने की आग को मैनिपुलेट कर रहा था, वो फैंग युआन था। दूसरे ने एक सादा सफेद चोगा पहना हुआ था, उसके बाल बर्फ की तरह सफेद थे और उसके माथे पर एक टैटू था, वो फैंग हुआई था। यह डू फैंग के बीच का मुकाबला है। फैंग हुआई कमाल का है, उसने 3 रिफाइनमेंट पाथ किलर मूव्स इस्तेमाल किए और लीड कम कर दी। फिर भी फैंग युआन के पास अभी भी एडवांटेज है। हाय, वो बहुत कमाल का है। शायद इस कंपटीशन में क्विक थिंकिंग में वो सबसे बेस्ट है। इस बार जैसे हाईगू रिफाइनमेंट शुरू हुआ, उसने एक बड़ी लीड ले ली। अभी भी कुछ कह नहीं सकते। फैंग हुआई और फैंग युआन दोनों के पास एक एक चांस बाकी है। अगर उन्होंने यूज इस्तेमाल किया तो वो दूसरे पार्टी के इमॉर्टल मटेरियल्स का एक हिस्सा हटा सकते हैं। चाहे स्टेज पर हो या नीचे, ऑडियंस जोश से आपस में डिस्कस कर रही थी। फ्लैट तक इस राउंड के बाकी सभी गु मास्टर्स एलिमिनेट हो चुके थे, सिर्फ फैंग हुआई और फैंग युआन बचे थे। फैंग युआन की नज़र शांत थी जब वो अपने सामने की आग को कंट्रोल करने पर फोकस कर रहा था। फैंग हुआई, उसके पास इतना टाइम भी था कि वो मुड़कर अपने बाईं तरफ फैंग हुआई को देख सके, अपने ओपोनेंट को ऑब्जर्व कर रहा था। फैंग हुआई भी एक गु इमॉर्टल था, वो फैंग युआन की पिछली जिंदगी में तीसरे नंबर पर आया था। वो एक वुड पाथ गु इमॉर्टल था। पूरे कंपटीशन में इस राउंड का टास्क उसके लिए सबसे ज्यादा अनफेवरेबल था। फैंग युआन ने इस मौके का इस्तेमाल करके यूज चैलेंज किया और पहले ही उससे छुटकारा पाने की कोशिश की। लेकिन फैंग हुआई ने मिडल से लेकर आखिरी स्टेज तक पूरी ताकत लगा दी। 3 रिफाइनमेंट पाथ किलर मूव्स इस्तेमाल किए, जिनमें से एक रिफाइनमेंट पाथ इमॉर्टल किलर मूव भी था। उसने एक झटके में फैंग युआन से अपनी दूरी कम कर ली। इसने इस गु रिफाइनमेंट के नतीजे को फिर से अनिश्चित बना दिया। मेरी पिछली जिंदगी में तीसरा स्थान हासिल करने वाले के लायक उससे डील करना कितना मुश्किल है। फैंग युआन का एक्सप्रेशन अचानक बदल गया। उसके सामने की आग झिलमिलाई। नीले मोर का सिर जो आधा पिघल चुका था, अचानक राख में बदल गया और जमीन पर गिर गया। ये फैंग युआन का एक्सप्रेशन नहीं बदला, लेकिन उसका दिल डूब गया। ओह नहीं, मेन फेलियर के चांस से टकरा गया। उसने तुरंत रिएक्ट किया, मुड़कर अपने दाईं तरफ आखिरी नीले मोर की तरफ लपका। लेकिन जैसे ही उसने नीले मोर को मारा और उसका सिर आग की तरफ फेंकने वाला था, फैंग वाई बोला, मैं अपना चांस इस्तेमाल कर रहा हूं फैंग युआन से गु रिफाइनमेंट मटेरियल नीला मोर हटाने के लिए।
कंपटीशन होस्ट कर रहे एल्डर ने तुरंत जवाब दिया, मंजूर है। जैसे ही उसने ये कहा, फैंग युआन के पास का नीला मोर गायब हो गया और उस ले जाया गया। भीड़ ने हैरानी से सांस ली। हर शख्स को 2 जिंदा नीले मोर दिए गए थे। फैंग युआन मोर के सिर का इस्तेमाल करके गू रिफाइन करना चाहता था और एक बार फेल हो गया। अभी उसका आखिरी बचा हुआ नीला मोर भी ले लिया गया। खूबसूरत, एक खूबसूरत फैसला। फैंग हुआई ने अपनी टाइमिंग बहुत अच्छी चुनी। फैंग युआन मुसीबत में है। बिल्कुल, फैंग युआन आखिरी कुछ स्टेप्स पर था, लेकिन क्रूशियल मटेरियल्स खून के बाद वो सिर्फ गू रेसिपी बदल सकता है और फिनिश लाइन तक पहुंचने के लिए एक लंबा रास्ता अपना सकता है। फैंग हुआई को देखो, वो पहले भी फैंग युआन से ज्यादा पीछे नहीं था। अभी वो उस पकड़कर फैंग युआन को एलिमिनेट कर सकता है। फैंग युआन एलिमिनेट होने वाला है। इस बात को नोटिस करते ही भीड़ में हलचल मच गई। हाल ही में फैंग युआन ने आगे बढ़कर कई गू रिफाइनमेंट एक्सपर्ट्स को चैलेंज किया था। उसकी ताकत उनके दिलों में बस गई थी। बाहरी दुनिया ने उसकी ताकत के बारे में अपनी राय बहुत बढ़ा दी थी। ज्यादातर लोगों को लगता था कि फैंग युआन ने एक रिफाइनमेंट पाथ ग्रैंड मास्टर का अटेनमेंट हासिल कर लिया है। कुछ लोगों को तो ये भी लगता था कि फैंग युआन ने जो काबिलियत दिखाई है वो एक रिफाइनमेंट पाथ ग्रैंड मास्टर के लेवल से भी आगे निकल गई है। उन्हें लगता था कि उसने रिफाइनमेंट पाथ क्वाजी ग्रेट ग्रैंड मास्टर का अटेनमेंट हासिल कर लिया है। रिफाइनमेंट पाथ ग्रैंड मास्टर को छोड़ो, यूज रिफाइनमेंट पाथ में क्वाजी ग्रेट ग्रैंड मास्टर मानना तो हद से ज्यादा बड़ी बात थी। रिफाइनमेंट पाथ अटेनमेंट के लेवल्स में ऑर्डिनरी, मास्टर, ग्रैंड मास्टर, ग्रेट ग्रैंड मास्टर और सुप्रीम ग्रैंड मास्टर इतिहास में सिर्फ 3 लोग ही सबसे ऊंचे लेवल तक पहुंचे वो द 3 ओल्ड्स ऑफ रिफाइनमेंट पाथ। उनके नाम दी ओल्ड एक्सेंट्रिक टियन नान, ओल्ड इमॉर्टल कॉन्ग जू और लॉन्ग हेयर एंसेस्टर। लेकिन क्वाजी ग्रेट ग्रैंड मास्टर्स भी बहुत रेयर द नॉर्दर्न प्लेन्स में पब्लिकली जाने जाते रिफाइनमेंट पाथ गू मास्टर्स में अस लेवल या उससे ऊपर के सिर्फ 4 वो द याओ हुवैंग, मुरोंग जूशियांग, लेडी वानशो और लेडी मियाओली। यह नॉर्दर्न प्लेन्स में रिफाइनमेंट पाथ के 4 सबसे बड़े एक्सपर्ट्स थे। रिफाइनमेंट पाथ अटेनमेंट के मामले में फैंग युआन का उनके बराबर होना नामुमकिन था, लेकिन लोगों का ऐसा सोचना अजीब नहीं था। फैंग युआन ने जो काबिलियत दिखाई थी वो बस बहुत ज्यादा थी। उस पहले से ही सारे क्वेश्चंस पता इसने उस हर राउंड में सेकंड प्लेस वालों से काफी आगे रहने में मदद की। जब कोई नदी के किनारे चलता है तो उसके जूते कैसे गीले नहीं होंगे। इस बार फैंग युआन ने हमला किया और फैंग हुआई को एलिमिनेट करना चाहा, लेकिन उसने उल्टा अपना ही नुकसान कर लिया। हा। कुछ लोग खुश हो रहे थे। सही कहा, वो बहुत एरोगेंट है। मेन न्यूज कब से बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। शाबाश फैंग हुआई। यह फैंग हुआई बहुत कमीना है। लॉर्ड फैंग युआन, आपको हिम्मत नहीं हारनी है। इमॉर्टल क्रेन सेक्ट के डिसाइपल्स जो देख रहे थे फैंग युआन को चीर करने के लिए चिल्लाए। फैंग युआन के फैंग झेंग को पकड़ने के बाद इमॉर्टल क्रेन सेक्ट ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। ऐसा लगता था जैसे उन्होंने इस मामले को मान लिया था। फैंग युआन, वे जीत गया। फैंग हुआई ने एक साफ मुस्कान के साथ कहा। वो बहुत कॉन्फिडेंट था, जैसे उसने जीत को पहले ही अपनी मुट्ठी में कर लिया हो। ऐसा है क्या? फैंग युआन ने तंज कसा। उसने अपना हाथ बढ़ाया और बिना सर वाली मोर की लाश उसकी तरफ उठकर आई। गू रिफाइनमेंट मटेरियल्स के बीच 2 जिंदा नीले मोर द फैंग युआन ने उनमें से एक को मारा और सिर ले लिया। आखिर में वो फेल हो गया और दूसरा मोर ले लिया गया। अभी उसके पास जो लाश थी वो पहले वाले से बची हुई थी। फैंग युआन ने अपनी मुट्ठी खोली और उसके हाथ से खून के रंग का एक गाढ़ा धुंध बाहर निकला। कुछ ही सांसों में धुंध ने बिना सर वाली लाश को पूरी तरह से ढक लिया। बाहर वाले देख नहीं सकते थे कि क्या हो रहा है। ये फिर से एक बुरा ब्लड रिफाइनमेंट आर्ट है। HMPH, ये पहली बार नहीं है जब फैंग युआन ने ब्लड रिफाइनमेंट टेक्निक्स का इस्तेमाल किया है। ऐसा शख्स इमॉर्टल क्रेन सेक्ट का एल्डर क्यों है? 10 महान प्राचीन सेक्ट्स में से एक इमॉर्टल क्रेन सेक्ट भी अब नीचे गिरने लगा है। ये देखकर कई गू मास्टर्स ने चिल्लाना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने तो ये भी चिल्लाया, ऐसा शख्स डेमन जजमेंट बोर्ड पर क्यों नहीं है? फैंग युआन ने पब्लिक में बार बार ब्लड रिफाइनमेंट टेक्निक्स का इस्तेमाल किया। इमॉर्टल क्रेन सेक्ट को कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ रहा था। तुम लोग क्या जानते हो? ब्लड रिफाइनमेंट बस ब्लड रिफाइनमेंट है। ये सिर्फ एक टेक्निक है। अगर राइचस हाथों में इस्तेमाल हो तो यह राइचस है, जब बुराई के हाथों में इस्तेमाल हो तो ये बुरा है। सब कुछ खुद पर डिपेंड करता है। एक इमॉर्टल क्रेन सेक्ट का डिसाइपल गुस्से में था। उसने जोर से जवाब दिया, लेकिन उन्हें लाने वाले एल्डर ने यूं जोर से डांटा, चुप रहो, बकवास मत करो। ये डिसाइपल सिर्फ अपना सिर झुकाकर चुपचाप और गुस्से में बैठ गया। कुछ ही देर में
खून के रंग का धुंध छत गया और बिना सर वाली मोर की लाश 20% तक सिकुड़ गई। लेकिन उसकी जगह एक नीला मोर का सर आ गया था। ये एक ब्लड पाथ गू रिफाइनमेंट किलर मूव है। ये कितना कमाल का है, लाशों को इकट्ठा करके मटेरियल को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। इस तरह का मटेरियल कन्वर्शन दूसरे पाथ्स में भी हो सकता है, लेकिन क्या उसका कन्वर्शन रेट बहुत तेज नहीं है? सबकी नज़र इस पर टिकी हुई थी। फैंग युआन ने इस मोर के सिर को आग में फेंक दिया। जैसे ही आग जली, मोर का सिर पिघलने लगा। पिघला हुआ सिर आग में मौजूद अधूरे गू में मिलने लगा। एक पल बाद चिड़िया का सिर पिघलकर पूरी तरह से अधूरे गू में मिल गया। फैंग युआन अगले स्टेप पर चला गया। ए फ्लैट तो सब खत्म ही समझो। ये देखकर कुछ लोगों ने आ भरी। सही कहा, आखिरी कुछ स्टेप्स में कोई रिस्क नहीं है। बिना किसी गड़बड़ के फैंग युआन हाई जीतेगा। पिछला फेलियर बस एक अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज था। उसकी प्रोबेबिलिटी कम थी और शायद फिर कभी नहीं होगा। हाय, सोचा था कि फैंग हुआई भी फैंग युआन को नहीं रोक पाएगा। जैसे ही सब अहें भर रहे थे, फैंग हुआई अंदर जोर से हंसा। यही तरीका है, यही तरीका है। तुम्हें लगता है तुम जीत गए? हाँ, मैंने तुम्हारा नीला मोड़ ले लिया। तुम्हारा वक्त बर्बाद करने का मकसद पूरा हो गया। मेरे आखिरी रिफाइनमेंट पाथ किलर मूव के साथ मैं तुमसे आगे निकलकर इस राउंड का विनर बन सकता हूं। फैंग युआन, मुझे तुम्हारा शुक्रिया करना चाहिए। तुम खुद मेरे पास आए। एक बार मैं तुम्हें हरा दूं तो ये ऐसा होगा जैसे मैंने उन सबको हरा दिया जिन्हें तुमने हराया था। हा, ये बहुत अच्छा है। लेकिन ठीक उसी वक्त फैंग युआन बोला, मैं एक चांस इस्तेमाल करना चाहता हूं और अपने ओपोनेंट का एक मटेरियल हटाना चाहता हूं। होस्ट कर रहे एल्डर ने तुरंत जवाब दिया, कृपया बोलिए। फैंग हुआई थोड़ा चूक गया, लेकिन जल्द ही उसने अपने आप में ठंडी मुस्कान के साथ सोचा, हटाओ, जो हटाना है हटाओ। फैंग युआन ने फैंग हुआई पर एक नज़र डाली। उसकी नज़र पानी की तरह शांत थी। मेन गू रिफाइनमेंट मटेरियल, जंगली सांड की आंख, हटाऊंगा। फैंग हुआई की ठंडी मुस्कान जम गई। होस्ट कर रहा एल्डर भी हैरान रह गया। ऑडियंस कंफ्यूज हो गई। क्या फैंग हुआई ने क्रूशियल मटेरियल, जंगली सांड की आंख, पहले ही इस्तेमाल करके अपने अधूरे गू में नहीं मिला दिया था? फैंग युआन एक गू रिफाइनमेंट मटेरियल हटाना चाहता था जो पहले ही इस्तेमाल हो चुका था। यह रूल्स के खिलाफ था। लेकिन फैंग युआन अपनी बात पर अड़ा रहा। उसने फैंग हुआई से कहा, फैंग हुआई, क्या तुम वो जंगली सांड की आंख नहीं दे रहे हो जिसे तुमने चुपके से छुपा रखा है? क्या तुम कंपटीशन के रूल्स तोड़ने की कोशिश कर रहे हो? फैंग हुआई के चेहरे पर बेइंतहा अविश्वास दिखा। उसने जंगली सांड की आंख अपनी यूनिक टेक्निक से छुपाई थी। फैंग युआन ने यूज सच में सेंस कर लिया। जंगली सांड की आंख एक इंपॉर्टेंट गू रिफाइनमेंट मटेरियल था। फैंग हुआई ने रिफाइनमेंट के दौरान हाई इसके लिए तैयारी कर ली थी और जो रिफाइनमेंट पाथ किलर मूव यूज जीत दिलाता, वो उसी पर निर्भर था। बिना जंगली सांड की आंख के फैंग हुआई के पास जरूरी कंपोनेंट्स नहीं होते। वो फैंग युआन को कैसे हरा सकता था? लेकिन अगर वो यूज बाहर नहीं निकालता, तो वो यूज किसी और से भी नहीं छुपा सकता था। भले ही वो कर सकता। अगर फैंग युआन ने आपत्ति उठाई, तो रिफाइनमेंट पाथ कन्वेंशन एक गहरी जांच करेगा। फैंग हुआई की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। इसीलिए फैंग हुआई को यूज अपने इरादों की परवाह किए बिना बाहर निकालना ही पड़ा। सबकी हैरान नजरों के नीचे उसने अपने दांत पीस लिए जब उसने आग से जंगली सांड की आंख बाहर निकाली। ये लो! उसने गुस्से में जंगली सांड की आंख जमीन पर पटक दी। उसने गू रिफाइनमेंट की आग बुझा दी और चला गया। ये अपनी हार मानने के बराबर था। भीड़ शांत थी, फिर एकदम से शोर मच गया। फैंग युआन ने इन आवाजों को अनदेखा किया। उसने अपने हाथों में गू वॉर्म्स को आराम से रिफाइन किया जब तक उस कामयाबी नहीं मिल गई। आखिरकार ये जीत गया। इस तरह टॉप 6 में आने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फैंग युआन सबके हैरानी, प्रशंसा, तारीफ और ईर्ष्या में नहाया हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था जब उसने एक गहरी सांस छोड़ी। शुक्र है, मेरे पास मेरी पिछली जिंदगी की यादें थी। मुझे फैंग हुआई के ट्रम्प कार्ड के बारे में पता था, वरन वो शायद जीत जाता। वो ऐसा दिख रहा था जैसे उसने आसानी से जीत लिया हो, लेकिन असल में उसने अंदर से बहुत ज्यादा प्रेशर झेला था। वो सिर्फ एक रिफाइनमेंट पाथ क्वाजी ग्रैंड मास्टर था। रीबर्थ के एडवांटेज के बावजूद इन कंपेटिटर्स को एलिमिनेट करना बहुत मुश्किल था। फायरस्मिथ ड्रैगन चीफ का केस सिर्फ एक एक्सेप्शन था। भले हाई फैंग युआन इन लोगों को हराने में कामयाब रहा, ये वैसा नहीं था जैसा बाहरी दुनिया कह रही थी कि उसने आसानी से जीत लिया या उसके पास बड़ा एडवांटेज था। चैप्टर एंड।